वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस गुरुजी 4.0। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है और उसमें हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री जिसमें सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि बच्चों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, साथ में उनका 100% केमिस्ट्री का सिलेबस इस तरीके से करवाया जाएगा कि वो अपनी एग्ज़ाम में 100/100 मार्क्स लाने के लिए सफल बने। तो इसी सीरीज़ में हम अपनी क्लास वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल पोर्शन कर चुके हैं। तो आप इस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ करके अपने एग्ज़ाम में 100/100 मार्क्स लाने की, मतलब हम पूरी आपको 100/100 मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारी इस क्लासेस। तो ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट, जो कि अपना क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई किन में जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में ही पाई जाएगी। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में ही ये पाई जाएगी। अब क्वेश्चन फिर से पुटअप होता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो याद रखें, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। अब फिर से नया क्वेश्चन पुटअप हो गया कि एसिमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप या कंपाउंड जिसमें जुड़े हुए उससे सभी एटम्स क्या हो, डिफरेंट टाइप के हों, तो वो कैसा कहलाता है? एसिमेट्रिक कहलाता है। और एसिमेट्रिक जो कंपाउंड होंगे उनमें कायरेलिटी का होना मस्ट है, यानी कि उनमें कायरेलिटी पाई जाती है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि उनमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? कायरेलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब वापस से देखिए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते क्या हैं, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होंगे जो पीपीएल यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो हैं जो पीपीएल को क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। अब भाई बात तो सही है कि पीपीएल को रोटेट करने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन वापस से अराइज होता है कि ये पीपीएल क्या है, व्हाट इज द पीपीएल। तो पहले हम पीपीएल को समझेंगे कि पीपीएल क्या होती है। अब समझिए कि मान लो कोई भी लाइट सोर्स है जिससे हमें लाइट मिल रही है।
तो वो लाइट क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है और इससे हमें क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। अब ये जो लाइट है वो हर प्लेन में ऑसिलेट करती है, ठीक है, हर प्लेन में क्या करती है, ऑसिलेट करती है, यानी कि ये हर प्लेन में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, और हर प्लेन में ऑसिलेट करने के कारण ये लाइम लाइट शो करती है, चकाचौंध, यानी कि ऐसी लाइट की तरफ हम देख नहीं पाते हैं, आंखें चुंदिया जाती है, यानी कि लाइम लाइट शो करती है। तो ऐसी लाइट को अगर हम किस में से पास करें, निकोल प्रिज्म में से पास करें, किस में से पास करें, निकोल प्रिज्म में से अगर इसको पास करें, मान लीजिए ये हमारा निकोल प्रिज्म है, तो इस लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो अब लाइट हमें मिलेगी वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेगी, एक ही प्लेन में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, और इस लाइट को हम क्या कहेंगे, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्या कहा कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्टेन लाइट को जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करती है, ऑसिलेशन करती है, जिसके कारण लाइम लाइट बनती है। और ऐसी लाइट को अगर हम किस में से पास आउट करें, निकोल प्रिज्म में से पास आउट करें, तो वो केवल एक ही प्लेन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ऑसिलेट करती है। तो ऐसी लाइट को क्या कहेंगे, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन इस बीकर में फिल कर रखा है। अब इस लाइट को मैं इस सॉल्यूशन में पास आउट कर रही हूँ, और अगर वो सॉल्यूशन मतलब जिस सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन बना रखा है, अगर वो इस लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट करता है तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, लेवो रोटेटरी। और अगर वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कौन सा कह देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस उसको हम कह देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव होना आवश्यक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो कि एसिमेट्रिक होंगे। एसिमेट्रिक का मतलब है क्या, एसिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे ये है कि उनमें सिमेट्री एलिमेंट, उनमें क्या सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए, यानी कि कोई सिमेट्री उनमें नहीं होनी चाहिए। और ये सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में एब्सेंट होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, तब तो वो एसिमेट्रिक कहलाएगा। समझ में आई, एसिमेट्रिक कंपाउंड किसको कहेंगे, जिसमें सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके एसिमेट्रिक कंपाउंड। और वो ही ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद में हमने क्या कहा कि जो एसिमेट्रिक कंपाउंड होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, कायरलिटी पाई जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे करके यही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लैक्टिक एसिड CH3 CHOH COOH,
यहाँ आप देखेंगे तो जो ये कार्बन है, यहाँ ये वाला जो कार्बन है आपका, यहाँ इस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। देखिए इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक COOH जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। यानी कि कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी डिफरेंट टाइप के ग्रुप से क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इट मीन्स ये वाला कार्बन आपका कैसा है, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन को हम स्टार के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कंपाउंड आपके कैसे होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। कैसे होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे हमने देखा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका लेवोरोटेटरी, और दूसरा है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, अब लेवोरोटेटरी कौन सा होता है वो लिखते हैं। लेवोरोटेटरी कौन सा है, जो पीपीएल को कहाँ रोटेट करवाएगा, पीपीएल को रोटेट करवाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन होगा, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि ये दोनों, इन दोनों का जो लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम है, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब सुनिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और अरेंजमेंट किस तरीके से डिफरेंट रहेगा कि अगर मान लीजिए मैंने कोई एक कंपाउंड लिया, जैसे कि अभी लैक्टिक एसिड ही लिया था, इस लैक्टिक एसिड को ही मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड मैंने लिया और इसका मैंने क्या बनाया, इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई। यानी कि जो दूसरा आइसोमर होता है ना, वो इसकी मिरर इमेज होती है। तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे के ऐसे उठा करके इसके ऊपर पेस्ट करूं, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगी। मैंने क्या कहा, अगर इसको ऐसे के ऐसे उठा करके इसके ऊपर हम रख दें तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। तो मैं क्या कहूँगी कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, और ऐसे कंपाउंड ही ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये दोनों जो मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज है और इनेंशियोमर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है, इनकी जो मिरर इमेज है, इनकी मिरर इमेज
एक दूसरे पर क्या नहीं होती है, सुपर इम्पोज नहीं होती है। सुपर इम्पोज नहीं होती है और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर कहलाएंगे। तो क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज द इनेंशियोमर, तो आप क्या आंसर देंगे, द द आइसोमर्स which the isomers that's mirror image is not superimposed on each other। ऐसे आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, यानी कि हमने टॉपिक क्या क्लियर किया, पहले आप देखेंगे टॉपिक हमारा क्या था यहाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने ये बताया किस में पाई जाएगी, फिर हमने क्या कहा, एसिमेट्रिक कंपाउंड में पाई जाएगी। फिर हमने एक्सप्लेन किया कि एसिमेट्रिक कंपाउंड कौन से होंगे जिनमें सिमेट्री एलिमेंट्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। भाई 3 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, वो तीनों ही क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या कहा कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो पीपीएल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब पीपीएल क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर हमने ये बताया कि जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो कितने टाइप के हैं, लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो लेवोरोटेटरी तो कौन से होंगे, जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन से होंगे, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड में क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये लैक्टिक एसिड का आपको एग्जांपल भी देके बताया कि क्या होगा कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की हम क्या लें, मिरर इमेज लें, तो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने ये कहा कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती है और उनको हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं। यानी कि हमने पूरी इसकी रूपरेखा को समझ लिया है। अब आते हैं हम किस पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्योंकि ये सारा खेल किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि हमें ये सारी चीज़ें किस में एक्सप्लेन करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी हम 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में कर रहे थे। कौन कौन सी में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अब हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से 2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3 और एक आपका dsp2। sp3 में स्ट्रक्चर कौन सी है, टेट्राहेड्रल, और dsp2 में आपकी स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। नाम में ही प्लेनर आ रहा है, इसका मतलब इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। नाम में ही क्या आ रहा है, प्लेनर आ रहा है, इट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। यानी कि ये आपका जो dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्यों एब्सेंट क्यों होगी, एब्सेंट होगी ड्यू टू, थोड़ा हल्का रह गया पेन, यहाँ हम लेंगे ग्रीन कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की प्रेजेंस के कारण इनमें क्या होगी, इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। ठीक है भाई, तो फिर टेट्राहेड्रल तो शो करेगा ही करेगा। टेट्राहेड्रल कब शो करेगा, आप ध्यान दें, जब आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड, एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेंगे, शो कर देंगे। अब अपने को देखना होगा कि टेट्राहेड्रल में ये कैसे शो करते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, निकल, क्या लिख रहे, एक सेकेंड, बिसग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स अपन ने लिया है, बिसग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। अब इसका हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NiGly होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो GLY का मतलब क्या है, इसका जो ग्लाइसिनेटो है उसका हमने क्या लिया है, शॉर्ट फॉर्म लिया है, एब्रीवेशन लिया है यहाँ पे। और ग्लाइसिनेटो लिगेंड कौन सा होता है, NH2CH2COO माइनस। यहाँ दो डोनर एटम कौन से हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इट मीन्स ये क्या है आपका, ये आपका एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है। अब कैसे इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाएगी वो हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लीजिए आपका निकल है और निकल से ये ऑक्सीजन और इस साइड में कौन जुड़ेगा, आपका नाइट्रोजन, यानी कि एक तरफ तो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन और एक तरफ बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। बाकी स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से बना देती हूँ, इधर भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी, ये ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, और बाकी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बना दिया है। ठीक है, थोड़ा होच पोच हो गया, एक बार इसको थोड़ा बराबर सा करते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अपना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ग्लाइसिनेटो यानी कि O है, O के बाद में क्या आएगा, CO फिर CH2। आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। अब क्या लगाएंगे हम, मिरर लगाएंगे, मिरर लगाएंगे तो अब ये वाला पार्ट इस साइड में बनेगा, बीच में वही फिर से आपको निकल रखना है, इस साइड में ये O है और यहाँ N है। ठीक है, यहाँ ये इस बॉन्ड को थोड़ा मैंने डिफरेंट शो कर दिया है क्योंकि सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें इसको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, तो मैंने इस तरीके से इसको डिफरेंट करके दिखा दिया है। अब यहाँ O और यहाँ पे आपका N। अब जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे के ऐसे उठा के रखेंगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि देखो मैंने इधर क्या कर रखा है, इस साइड में मैंने ये एरो साइन ड्रॉ कर रखा है और इसमें ये एरो साइन इस साइड में है। अब जैसे ही आप उठाओगे तो एरो साइन इधर आएगा, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगी। इट मीन्स ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर है, एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर है। ऐसे ही दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल था, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, और दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल 2 क्या है, बिस
बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकंड। ठीक है, ये अपना दूसरा क्या है, एग्जाम्पल है। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, फॉर्मूला अपन लिखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा इसका क्या, बेरिलियम पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे C6H5 CO CH CO CH3। ये बेंजोइल एसीटोनेटो का फॉर्मूला है। ये भी क्या होगा, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब इसकी स्ट्रक्चर हम इस साइड में बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम ग्रीन कलर में। ठीक है, तो देखिए ये आपका, थोड़ा इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, और ये आपका क्या होगा, इधर मान लीजिए ये आपका बेरिलियम है, और यहाँ इससे हम कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे, इससे हम 4 ऑक्सीजन जोड़ देंगे। इस वाले ऑक्सीजन का कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ये वाले का कलर मैं डिफरेंट कर देती हूँ। ठीक है, और बाकी हम स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनाते हैं। क्लियर है। अब देखो इसको हम डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर रहेगा CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। ऐसे ही आपका इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर रहेगा ये CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CO। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब मैं यहाँ लगा देती हूँ मिरर। ठीक है, अब मिरर लगाते हैं, बन तो जाएगा क्या, इधर छोटी सी स्ट्रक्चर बन जाए। दूसरी साइड में बनाए, दूसरी साइड में बनाते हैं, ये थोड़ा होच पोच करेगा नहीं अपने को, इसको थोड़ा हम दूसरी साइड में बनाते हैं, थोड़ा परफेक्टली अपन इसको स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं दूसरे पेज पर। ठीक है, तो वापस से बना लेते हैं एक बार, BeO O, और इस वाले O को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर में बनाते हैं, ये O और ये O, यहाँ डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, CH डबल बॉन्ड CO। ठीक है, इधर आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड C, यहाँ आएगा CH3, ये CH डबल बॉन्ड CO, और यहाँ इस C पर आपका C6H5, और यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, C6H5। ये किसकी स्ट्रक्चर बनी, ये बन गई बिस बेंजोइल एसीटोनेटो, यानी कि आपके बेरिलियम की स्ट्रक्चर है ना, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकंड की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस पे लगा देती हूँ मिरर। अब यहाँ हम लगाएंगे मिरर लगाएंगे, और मिरर ले लिया हमने ग्रीन कलर का, ये अपना मिरर है। अब मिरर लगाने के बाद में हम वापस ये की ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अब अपने को ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, BeO। अब ये वाली स्ट्रक्चर इस साइड में आएगी भाई मिरर लगाया है तो मिरर में राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट, लेफ्ट हो जाता है राइट, तो ये O इधर आ जाएंगे दोनों। क्लियर है, और बाकी हम सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये O लगा दिया, यहाँ O के साथ आपका C पर कौन है, CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ आपका आ जाएगा O, इधर भी O है, फिर वही डबल बॉन्ड C पर कौन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CO,
और ये सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ इन दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, C6H5, और यहाँ पे भी C6H5। अब आपको खुद को यहाँ दिख रहा होगा कि अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे के ऐसे इस पे उठा के रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। जैसे अपने हाथ हैं वो भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उसी तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या नहीं हो रही है, सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। इट मीन्स ये भी क्या है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। तो हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एसिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड का यूज करते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या किया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया है। और आपका जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें सिमेट्री एलिमेंट जो कि कौन सा है, प्लेन सिमेट्री वहां पे पाई जा रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसकी पाई जा रही है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां प्रेजेंट होने के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट रहती है। अब अपने को देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का थोड़ा सा रिव्यू अपन यहीं लिख देते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3d2 या फिर d2sp3 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ें क्यों लिख रही हूँ ये सारी आगे एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, फिर भी आप लिखेंगे sp3d2 या फिर d2sp3, और d2sp3 या फिर sp3d2 होने पर जो अपनी ज्योमेट्री निकल के आती है वो कौन सी होती है, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ निकल करके आती है। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए आपका एक तो है MAA होल ट्वाइस, MAA होल ट्वाइस B2 टाइप। दूसरा आपका है MAA B2 C2 टाइप। आप इनकी जगह X2 Y2 भी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे M, अब देखो ये हो गया AA होल थ्राइस टाइप, और एक है आपका MA2 B2 और C2 टाइप। ये सारे के सारे, अब सारे के सारे आप सबको पता है कि इनमें हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी क्या की थी, स्टडी की थी। इनमें हमने क्या की थी, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी स्टडी की थी। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई जा रही है उनका केवल और केवल सिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इनकी केवल कौन सी फॉर्म, इनकी केवल आपकी सिस फॉर्म ही क्या करेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, OI शो करेगी। क्यों, ऑप्सिस फॉर्म ही क्यों शो कर रही है, ट्रांसफॉर्म शो क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में क्या पाई जाती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सेस। अब वो कॉम्प्लेक्स हमने पीछे लिख दिए हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सेस don't show optical isomerism, optical isomerism। क्यों भाई, इसका रीजन क्या है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस के कारण उनमें
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। तो अब हम एक एक कॉम्प्लेक्स को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स अपना यहाँ पे कौन सा होगा, MAA होल ट्वाइस B2। इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लें। एग्जाम्पल क्या होगा, COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस। ये मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया है। अब ये एग्जाम्पल लिया है हमने, तो अब हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर देंगे। तो भाई ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसमें ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ बीच में आपका मेटल कोबाल्ट रहेगा और ये हमने इस तरीके से बॉन्ड बनाया। कौन सी फॉर्म बनानी है अपने को बनानी है यहाँ पे सिस फॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने अभी ऊपर जस्ट लिख दिया है। इसको हम स्टार करके इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये वाला ट्रांसफॉर्म है वो क्या शो नहीं करेगा, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे इसका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिस फॉर्म बनानी है। सिस फॉर्म के लिए अपने को क्या करना होगा, जैसे कि ये EN है तो EN को हम सिस फॉर्म में लगा देते हैं। ठीक है, EN सिस फॉर्म में हो गई तो अपना Cl भी कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, सिस फॉर्म में आ जाएगा। इसके आउटसाइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब यहाँ लगाएंगे हम मिरर। अब लगा दिया हमने, मिरर लगा दिया। ठीक है, और मिरर लगा करके इसका क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। तो मिरर इमेज कैसी बनेगी वो आप देखिए, बीच में आपका ये CO है। ठीक है, और ये वाला पार्ट इस साइड में बनेगा, यानी कि यहाँ आपका EN जुड़ गया। दूसरा EN कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपके Cl जुड़ जाएंगे। और इसको आपको बंद करना पड़ेगा किसमें, ब्रैकेट में। उठाओ और रखो, EN के ऊपर EN नहीं आएगा, इट मीन्स सुपर इम्पोज ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अपना क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले कॉम्प्लेक्स में क्या एक्सप्लेन की है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो की है। उसके बाद में देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स अपना क्या था, दूसरा कॉम्प्लेक्स है MAA B2 C2 टाइप। कौन सा आ जाएगा, B2 C2 टाइप आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा लेंगे अपन, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम, वही कोबाल्ट का रखेंगे, COEN। ठीक है, उसके बाद में 2 में यहाँ NH3 ले लेती हूँ और 2 में यहाँ Cl2 ले लेती हूँ, और फिर से इसके ऊपर क्या आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें अपने को शो करना है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। कौन सा फॉर्म करेगा, देखो बैक साइड में हमने लिखा या नहीं लिखा, सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो शो ही नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद में इसका भी अपने को सिस फॉर्म ही बनाना है। अब किसी भी 2 लिगेंड को आप सिस फॉर्म में रख लो। मान लो मैंने यहाँ NH3 को सिस फॉर्म में रख लिया है। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म में है, तो नेक्स्ट वाले को भी मैं सिस फॉर्म में ही रख देती हूँ। नेक्स्ट वाला कौन है, ये Cl, और यहाँ पे भी आपका Cl आ गया, और बच गया कौन, आपका En बच गया है। तो ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज। अब लगाएंगे मिरर, और मिरर होगा अब की बार अपना रेड कलर का। ये मिरर हमने लगा दिया है। ठीक है, और अब वापस से इसकी क्या बनानी है, अपने को मिरर इमेज बनानी है। तो देखिए मिरर इमेज,
मिरर इमेज में क्या कहा था, राइट पार्ट लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, अब ये आपके NH3 है, वो यहाँ आ जाएंगे, ये NH3, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका NH3। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा था आपका, इस साइड में आ जाएगा आपका EN, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, EN के बाद में क्या था आपका Cl और Cl। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, फिर इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। सुपर इम्पोज करके देखना, नहीं होता है, इट मीन्स कौन सा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, कौन सा है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन सी फॉर्म शो करेगी, सिस फॉर्म अपने को लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सी फॉर्म ली है मैंने, सिस फॉर्म यहाँ पे ली है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे हम नेक्स्ट लेंगे कौन सा, MAA होल थ्राइस का। MAA होल थ्राइस का अगर आप लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, COEN होल थ्राइस 3+। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम बनाएं तो इसका बनेगा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से, यहां आपका बीच में, ठीक है, यहां आपका बीच में आ जाएगा CO, क्या आएगा, CO आएगा, और 6 बॉन्ड आपको अब टोटली EN से कंप्लीट करवाने हैं। यहाँ EN जोड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको EN ही जोड़ना है, और यहाँ पे भी आपको EN जोड़ना है। बाहर चार्ज कितना है, 3+ है, बाहर कितना चार्ज है, 3+ है। मिरर लगाएंगे तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, और यहाँ आपका EN, यहाँ पे EN, और यहाँ पे भी EN। ठीक है, 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, और इसके ऊपर चार्ज आएगा आपका 3+। सुपर इम्पोज करके देखो, सुपर इम्पोज नहीं होगा, इट मीन्स ये क्या रहेगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा था वो था MA2 B2 C2 और D2, नहीं MA2 B2 C2 ही रहेगा, D2 कहाँ से आ गया इसमें, यही रहेगा। तो 6 लिगेंड तो अपने को जोड़ने हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम, क्या, CO NH3 होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, और एक ले लेते हैं Cl2। ठीक है, चार्ज क्या बचेगा, प्लस। अब इसको मैं इस साइड में बना रही हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है अपना ये, यहाँ CO है, सभी लिगेंड्स को एक दूसरे की सिस पोजीशन पे अपन पुट कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ NH3, यहाँ पे भी NH3, और यहाँ मैंने रखा Cl, तो यहाँ Cl, और यहाँ आ जाएगा आपका H2O। ठीक है, चार्ज कितना बच रहा है इसके ऊपर, चार्ज बच रहा है प्लस। मिरर लगाएंगे, मिरर लगा दिया, और अब इसकी बना देंगे हम मिरर इमेज। NH3 इस साइड में आ जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर आएगा आपका OH2, नीचे है Cl, यहाँ आएगा आपका Cl, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H2O। ठीक है, और बाहर लगा देंगे हम पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होने वाले हैं, इसलिए इनको भी हम क्या कह देंगे, ये है ऑप्टिकली एक्टिव।
तो इस तरीके से हम जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल में हमने किस किस में देखी। ऑक्टाहेड्रल में देखो हमने, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 या d2sp3 है। ज्योमेट्री आपकी कौन सी बन रही है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या कहा गया कि जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जा रही थी उनका सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और वो कौन कौन से थे, MAA होल ट्वाइस B2, MAA B2 C2, MAA होल थ्राइस और MA2 B2 C2 टाइप। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या कहा, ट्रांसफॉर्म है इन कॉम्प्लेक्स की, जो ये कॉम्प्लेक्सेस हमने पीछे लिखे हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सिमेट्री। फिर हमने इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में क्या एक्सप्लेन की, अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है VBT। VBT क्यों ली गई, पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूं कि VBT क्यों ली है अपन ने। देखिए, टॉपिक रखेंगे हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को समझाने के लिए 3 थ्योरी दी गई थी। कितनी थ्योरी थी, देयर आर 3 थ्योरीज। देयर आर 3 थ्योरीज। कितनी थ्योरीज है, 3, फॉर एक्सप्लेनिंग bonding in these compounds. In these compounds कौन कौन सी है भाई, पहली है आपकी VBT। पहली कौन सी है, VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी कौन सी है, दूसरी है CFT। CFT कौन सी है, ये है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर थर्ड है MOT, जो कि कौन सी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां हम किसका एक्सप्लेन करेंगे, एक तो VBT को और एक CFT को। किस किस को एक्सप्लेन करेंगे, VBT और CFT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं यहां पे VBT। VBT किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी। किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मेटल है जब लिगेंड के अफेक्ट में आती है, या फिर यूं कहते हैं कि लिगेंड जब मेटल के कांटेक्ट में आता है, तो जो मेटल है वो अपने N-1D, NS, NP, या फिर हम ये कह सकते हैं NS, NP और ND ऑर्बिटल्स क्या करती है, ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाती है बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जिसके अकॉर्डिंग आपकी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल,
स्क्वायर प्लेनर ये ज्योमेट्री बन के आती है। क्या कहा मैंने कि ये थ्योरी किसने दी थी? पॉलिंग ने दी थी। और क्या कहा कि जब मेटल के कांटेक्ट में कौन आता है? मेटल के कांटेक्ट में लिगेंड आते हैं। कांटेक्ट में कौन आते हैं? लिगेंड आते हैं। तो मेटल क्या करती है? अपने कौन कौन से N-1D, NS, NP और क्या यूज कर सकती हैं? NS, NP एंड ND ऑर्बिटल्स किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल करवाती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है फिर? ज्योमेट्री बन के आती है। जिसके अकॉर्डिंग क्या बनती है? ज्योमेट्री। और वो ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। अब उसके बाद में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये अपने इन ऑर्बिटल्स को क्या करेगी? अवेलेबल करवाएगी, तो ज्योमेट्री आ जाएगी। अब क्या होगा इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में? जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ऑर्बिटल में जो लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है और बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर मान लो कितने ऑर्बिटल्स? 2 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? S और P। तो 2 ऑर्बिटल्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? SP होगा। तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? लीनियर। अगर 3 ऑर्बिटल्स अपने को मिल रहे हैं तो sp2 ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकती हूँ कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 3 है। मैं यहाँ इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये है ना, ज़्यादा बेटर लगेगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये आपका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। और ये आपकी ज्योमेट्री है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ज्योमेट्री आपकी कौन सी आ जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी आ जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। ठीक है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है आपका sp3, तो कौन सी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो कौन सा आएगा? sp3d आएगा। ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल
बाई पायरेमिडल। और अगर 6 है तो sp3 d2 या फिर d2 sp3। ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ये ज्योमेट्री सामने आ सकती है। अब क्या कहा गया कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर से, वीबीटी ने कहा ये कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर से मैग्नेटिक बिहेवियर से क्या शो होती है? मैग्नेटिक बिहेवियर से भी ज्योमेट्री फिक्स हो सकती है, ज्योमेट्री फिक्स होती है। क्या कहा कि कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर से भी ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स होती है। ये किसने कहा? ये भी वीबीटी ने कहा। अब मैग्नेटिक बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पर, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है। अब भाई ये नेचर ऑफ लिगेंड क्या है? नेचर ऑफ लिगेंड है कि लिगेंड दो टाइप के हो सकते हैं। लिगेंड कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टू टाइप्स ऑफ लिगेंड। पहला है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। those ligands which are not able to, which are not able to पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? जैसे कि ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स हैं आपके। सबसे वीक फील्ड का लिगेंड होता है I माइनस, फिर होता है इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका Br माइनस, फिर आता है आपका SCN माइनस, फिर आता है आपका Cl माइनस, फिर आता है आपका S2 माइनस यानी कि सल्फाइड, फिर आपका आएगा F माइनस, फिर आता है आपका OH माइनस, फिर आएगा आपका C2O4 2 माइनस यानी कि ऑक्जेलेटो, और फिर आता है आपका कौन? H2O। कौन आता है? H2O। तो ये तो आपके कौन से हैं? वीक फील्ड के लिगेंड है। दूसरा आता है आपका कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड कौन से होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देते हैं? पेयरिंग कर देते हैं। एबल टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबल टू पेयरिंग ऑफ। अब किस कौन से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे भाई? मेटल के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे। एबल टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन कौन से लिगेंड है वो आप देखेंगे। NCS माइनस, EDTA4 माइनस, NH3, EN,
NO2 माइनस, CN माइनस और आपका कार्बोनिल। ठीक है, ये सारे आपके कौन से फील्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से फील्ड के लिगेंड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड्स हैं। ये पूरी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें जो लास्ट में जो आते हैं ना ये वाले, ये तो हैं आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड के, और ये सारे आपके इस साइड में आने वाले ये बहुत ज़्यादा वीक फील्ड के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अब सुनेंगे आप कि अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है और हमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल वेकेंट मिल जाते हैं। सुन लेना मैं क्या कह रही हूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और हमें इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये सारा खेल होगा अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग SFL लिख देती हूं मैं इसको, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होगा ये सारा खेल। ठीक है, अब बाय द वे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ते हैं। आउटर ऑर्बिटल डी क्या कोई भी हो सकता है आउटर, तो यहाँ पे मैं केवल एक बार आउटर ऑर्बिटल ही लिखूंगी, है ना। आउटर ऑर्बिटल यूज करने पड़ते हैं, और आउटर ऑर्बिटल जब यूज होंगे तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर इनको हम स्पिन पेयर्ड भी, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जो बैक साइड वाले हैं उनको हम कौन सा कहेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के कारण हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। ठीक है, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। तो एक बार क्लास का रिव्यू अपन वापस से ले लेते हैं। क्या था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था,
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में पाए जाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कैसे होंगे? एसिमेट्रिक होंगे, उनमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे। सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो पीपीएल को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। पीपीएल को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। अब पीपीएल क्या है? तो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करती है? ऑसिलेट करती है, जिससे लाइमलाइट क्रिएट होती है। तो ऐसी लाइट को हम निकोल प्रिज्म में से क्या करते हैं? पास करते हैं। तो जो लाइट हमें मिलेगी जो कि एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? पीपीएल कहेंगे। अब इस पीपीएल लाइट को किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास करने पर अगर वो सब्सटेंस इस लाइट को यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है, तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा तो लेवो रोटेटरी कहलाएगा। ठीक है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के इनेंशियोमर मिरर इमेज कहलाएंगे। ठीक है। और मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में इसको एक्सप्लेन किया। तो क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक sp3 एक dsp2। sp3 में टेट्राहेड्रल होता है और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन सी? प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं पाई जाती। लेकिन टेट्राहेड्रल इसको शो कर सकता है। कब? जब इसमें एसिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने टेट्राहेड्रल में एग्जाम्पल को देते हुए क्या एक्सप्लेन की? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया। ठीक है। उसके बाद में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 या d2sp3 हो सकता है, उसमें ये वाले कॉम्प्लेक्स जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे थे, उनका सिस फॉर्म यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। फिर ट्रांसफॉर्म शो क्यों नहीं करता है? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए वो शो नहीं करता है। फिर हमने हर टाइप को एक्सप्लेन करते हुए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया। फिर बाद में हमारा टॉपिक क्या आ गया? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। उनमें से हमारे सिलेबस में दो थ्योरीज है। कौन कौन सी? एक वीबीटी और एक CFT। ठीक है। तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और CFT आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? वीबीटी की। और वीबीटी किसने दी थी? पॉलिंग ने दी थी। वीबीटी ने क्या कहा कि जब मेटल के कांटेक्ट में या मेटल लिगेंड के अफेक्ट में चली जाती है तो वो लिगेंड को क्या करती है? अपने ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाती है। किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो कौन कौन से हो सकते हैं? n-1d हो सकते हैं, ns हो सकते हैं, np, या फिर NS, NP और ND। देखो आप एक चीज नोट करना, यहाँ मैंने n-1d लिखा है, यानी कि ये इनर ऑर्बिटल है। ये इनर ऑर्बिटल है। कौन से है? इनर ऑर्बिटल है। और ये कब मिलेंगे आपको? जब आपका लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ये आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। नहीं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको ND लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो n-1d आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको आउटर ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। कौन से ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब आपका लिगेंड कैसा होगा? वीक फील्ड का होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या कहा? अवेलेबल करवा देगी। अवेलेबल करवाएगी तो आपकी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बन के आएगी। और वो ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है? वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो सकती है,
टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। उसके बाद में क्या कहा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तभी तो बॉन्डिंग होगी और तभी उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अब ये बॉन्डिंग कैसे कैसे हो सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर कौन सी ज्योमेट्री बन के आएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और ज्योमेट्री बन के आती है लीनियर। 3 होने पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने पर ज्योमेट्री बन के आती है आपकी sp2, ठीक है। और सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2 और ज्योमेट्री बन के आती है ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर sp3, ठीक है, और टेट्राहेड्रल। यहाँ एक और मेंशन कर सकते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन 4 में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर आपकी क्या आ सकती है, ज्योमेट्री आ सकती है। 5 होगा तो sp3d और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, यानी कि ज्योमेट्री हो जाएगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 या d2sp3, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि d2sp3 कब होगा, जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा और अंदर के d ऑर्बिटल्स को हमें वेकेंट करवा देगा, ठीक है। लेकिन sp3d2 का मतलब क्या है कि पेयरिंग नहीं करवा पाएगा और वो कौन होता है, आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। इसका मतलब n-1d यहाँ यूज नहीं हो पाएगा, यहाँ nd ऑर्बिटल्स यूज होंगे और ज्योमेट्री कौन सी बन के आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल बन के आ जाएगी। फिर क्या कहा वीबीटी के अकॉर्डिंग कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर भी ज्योमेट्री फिक्स होती है। और मैग्नेटिक बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है। अब कितने टाइप के लिगेंड होते हैं, 2 टाइप के, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जो कि पेयरिंग करवाने में एबल नहीं होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाने में एबल होते हैं। और हमने यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है कौन से वीक फील्ड के हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं। तो आज की क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और वीबीटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि वीबीटी के थ्रू हम कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।